वेलकम 12th क्लास। आपका स्वागत है आज के टॉपिक इंडिया और इजराइल में। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो और लास्ट टॉपिक्स हैं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में। पिछली जो वीडियो बनाए मैंने उसमें अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया, क्योंकि पुराने जब सिलेबस में अल्टरनेटिव ही लिखा रहता था और मैंने इस तरफ सिलेबस से ज़्यादा तो अपना जो पुराना चला आ रहा है 12 साल से वही लिखता चला गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है इस चैप्टर का नाम। तो इस चैप्टर के न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का सत्ता के नए केंद्र में आपके ये दो ही टॉपिक बचे हैं, इंडिया और इजराइल, उसको हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास इंडिया के बारे में आप ज़्यादातर पहले से जानते हैं, लेकिन याद रखना 6 नंबर तक के लिए इसको तैयार रखना, क्योंकि इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है। क्योंकि इंडिया अपना कंट्री है तो जानना चाहेंगे आपसे कि आपको सब कुछ पता है कि नहीं, इसलिए ढंग से इसको तैयार कर लेना। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आबादी के हिसाब से हम सब जानते हैं कि हमने बहुत तरक्की करी है, आबादी के ऊपर में बड़ा गर्व है अपनी। दूसरा सबसे बड़ा देश है और जल्दी हम पहले हो जाएंगे, और कहीं आगे जाए ना जाए आबादी में बहुत आगे जा रहे हैं। 7वां सबसे बड़ा देश और आबादी में दूसरा सबसे बड़ा देश है। जोक करने की आदत है मेरी। 7,500 किलोमीटर के लगभग, याद रखना लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा या सी बॉर्डर है। मतलब अच्छा खासा समुद्र का एक एरिया क्षेत्रफल हमें मिलता है। इसके लिए भारत को अच्छी नेवी की भी ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है या सीमा लगी हुई है। म्यांमार और बर्मा भी इसमें, म्यांमार या बर्मा बोलते हैं, और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। हालांकि अफगानिस्तान वाला मैं बता चुका हूं कि जितना हम इंडिया का दिखाते हैं वो पार्ट ऑफ पीओके में। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, इस वक्त हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के अकॉर्डिंग, सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी है। और भारत ने, जो सरकार ने बोला है कि हम 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है कि इसको हम पार कर लेंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम विश्व की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से दूसरे या तीसरे तक पहुंच पाएंगे। पर ऐसा होता है कि नहीं होता ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन ये फिलहाल हमने लक्ष्य रखा है। तो इकोनॉमी के हिसाब से भारत ने काफ़ी दिखाया जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत बड़ी है भारत की, और वो क्यों है मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो 12th क्लास, भारत की विशाल आबादी ने किस प्रकार भारत को फ़ायदा पहुँचाया, किस प्रकार दुनिया को अपनी ओर खींचा है, अट्रैक्ट किया है, वो देखो। भारत की जनसंख्या जहाँ एक और वन साइड यहाँ लिख दिया है, विशाल मानव संसाधन देती है, एक मास लेवल का ह्यूमन रिसोर्स देती है। 60% या 60% जनसंख्या या पॉपुलेशन यूथ है जो काम बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो सोचो कितना बड़ा मानव संसाधन भारत के पास मौजूद है। जहाँ 80 करोड़ के करीब यूथ या जवान रहते हैं तो वो कितने जल्दी काम कर सकता है। तो इस मास ह्यूमन रिसोर्स देती है भारत को, बड़े पैमाने पर मानव संसाधन देती है। वहीं एक और तो चलो ठीक है, एक साइड से तो आपको मिल गया मानव संसाधन, दूसरी ओर यही मानव संसाधन इतने बड़ी आबादी को कितने सामान की ज़रूरत होगी अपने कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए। और वो सामान भारत के अंदर खुद तो उत्पादन या भारत खुद प्रोडक्शन नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात है। भारत की आबादी को, मतलब कि ये जो जनसंख्या है, इसको जो सामान चाहिए किसके लिए, उपभोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, उसका ज़्यादातर हिस्सा भारत को बाहर से खरीदना पड़ता है। तो भारत का एक विशाल बाजार, एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आकर भारत में सामान बेचना चाहती है कि भैया भारत का बाजार हमें दे दो। तो समझ लो कि आधी कंपनियों को तो वैसे ही स्वर्ग मिल जाएगा, सारा सामान तो यहीं बिक जाएगा। तो ये विशाल बाजार, बिग मार्केट ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पूरे विश्व का ध्यान को, माइंड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया भारत ने कि भैया हमारे पास आओगे तो इतनी बड़ी मार्केट मिलेगी। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े देश भारत के साथ रिलेशंस या संबंध करके बिजनेस, ट्रेड या व्यापार करना चाहते हैं कि भैया भारत सामान खरीद ले बस। अभी चाइना भी इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि भारत ने उसकी चाइनीज़ ऐप और उसके सामान पे टैक्स वैक्स लगा रहा, तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही है कि भैया भारत का चाहे कितना ही शेयर हो लेकिन वो भी अरबों खरबों में, तो वो भी परेशान हो रहा है।
सस्ता श्रम, इस आबादी ने एक और चीज़ पैदा करी जो चाइना को दी थी, सस्ता श्रम, चीप लेबर। अगर बाहर के किसी अमेरिका वगैरह के एक कंपनी ने अमेरिका में कॉल सेंटर खोला और उसे वहाँ डॉलर में तनख्वाह देनी पड़ी, तो समझो $2000 या उन्होंने $1000 दिए तो ₹1,00,000। और इंडिया में अगर उसने 20,000 रुपये दिए तो ऐसे 5 एम्प्लॉय पढ़े लिखे मिल जाते 20-25 हज़ार में कॉल सेंटर में काम करने वाले कंप्यूटर पे। तो ये भारत ने एक चीप लेबर के कारण भी बाहर की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, बाहर के देशों को भारत एक चीप लेबर, सस्ते श्रम के रूप में नज़र आ रहा है, देखा जा रहा है और उसको वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और विदेश की निवेशकों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कंपनीज़ को, विदेशी कंपनियों को, निवेशकों को ये काफ़ी पसंद आ रहा है सस्ता श्रम, और वो भारत में लगातार इन्वेस्ट या निवेश कर रहे हैं। अब बढ़ते इस टॉपिक में आगे। तो 12th क्लास, इकोनॉमिक और राजनीतिक रूप से भारत को एक और फायदा होता है। भारत के लगभग 2 करोड़ भारतीय नागरिक या भारतीय लोग, भारत एक ऐसा देश है जिसके लगभग 2 करोड़ लोग बाहर के देशों में बसे हुए हैं या रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया चलकर आता है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने कि भैया वहाँ के इंडियन को बोलो, अमेरिका में लगभग 44 लाख इंडियंस हैं, अगर इनकी आधी वोट भी कर दो तो कितनी वोट हो गई? क्या एक भारत का प्रधानमंत्री बोलेगा और 30 लाख वोट आएंगी। तो ये प्रभाव होता है जो भारत को राजनीतिक, आर्थिक, जो वो पैसा कमाते हैं वो भी वो विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी के रूप में इंडिया में भेजते हैं। सामाजिक, सोशली कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की कम्युनिटी के, भैया इंडिया के इतने लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। तो ये सब भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ाते हैं। यही कारण है कि आजकल बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया के साथ काम कर रही है, शांति से रहना चाहती है, कि उनको पता है वहाँ के जो इंडियंस हैं उनको काफ़ी कमा कर दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO मिलेंगे, जो बड़े बड़े अफसर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, सब इंडिया से जा रहे हैं, डॉक्टर्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी प्रभाव इंडिया का बाहर के देशों में डालता है और विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाता भी है, इंक्रीज करता है, डोमिनेंस को बढ़ाता है। सॉफ्टवेयर निर्यात, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया जो उसकी रैम रोम ये तो चीन बना लेगा, लेकिन उसको चलाना जो सॉफ्टवेयर है, उसकी एप्लीकेशन, उसके सॉफ्टवेयर, इसके निर्यात में, एक्सपोर्ट में भारत ही विश्व में सबसे आगे है। अमेरिका की एक जगह है सिलिकॉन वैली, इसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस या भारतीय रहते हैं और इस सब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर निर्यात, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आगे अग्रणी या सबसे ज़्यादा आगे फर्स्ट जो पोजीशन पे आता है वो इंडिया है, भारत है। तो ये हुई इसकी क्षेत्रफल, आकार के बारे में। अब बढ़ते हैं हम इसमें आगे। तो 12th क्लास, प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक विषमता की प्रचुरता पाई जाती है। इंडिया वो कंट्री है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। सिर्फ एक यूरेनियम को आप हटा दो, यूरेनियम के अलावा नेचुरल या प्राकृतिक तौर पर नेचुरली जो भी रिसोर्सेज या संसाधन होने चाहिए वो इंडिया में सब कुछ है। अब ये मत कहना इसके बावजूद गरीबी क्यों है, क्योंकि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड या निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधन के मामले में इंडिया काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ठीक ठाक रिच है, प्रचुरता पाई जाती है। इनफ लेवल ऑफ जितने पाए जाने चाहिए एक देश में वो सब पाए जाते हैं। मिनरल्स भी, धातु भी, मेटल्स भी, सब कुछ मिलता है, खनिज भी, मिट्टी भी, खेती भी, समुद्र की सीमा भी, सारा व्यापार वगैरह सब कुछ कर सकते हैं हम चाहें तो। और भौगोलिक विषमता, वेरियस जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये बड़ी सोचने की बात। सियाचिन ग्लेशियर में जाओगे तो माइनस में टेम्परेचर मिलेगा, राजस्थान में जाओगे तो बहुत बड़ी गर्मी मिलेगी, फिर उसके बाद गोवा से लेकर पश्चिम बंगाल पूरा समुद्री तट, सम जलवायु ऐसी मिलेगी। जंगल भी मिलेंगे मध्य प्रदेश में, NER भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे। तो हर प्रकार की वातावरण की परिस्थितियाँ या यूँ कह लो जियो क्लाइमेट कंडीशन, हर प्रकार की जलवायु और परिस्थितियाँ भारत में मौजूद है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा प्राकृतिक विषमताएं हमारे पास है। हम चाहें तो इसको पर्यटन में, टूरिज्म में बहुत अच्छा यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। चलो अब चलते हैं इस टॉपिक में आगे। तो 12th क्लास, भारत कैसे एक नई पावर या नई केंद्र के रूप में उभर रहा है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पिछले कुछ दिनों में जब जब भारत के खिलाफ या भारत कोई प्रस्ताव लाएगा
तो उसको कोई ना कोई मान रहा है हाँ कि भाई इंडिया लेके आया। और जब जब भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है तो कहीं ना कहीं इंडिया की बातों को माना गया है और इंडिया की प्रेजेंस, एक अच्छी स्थिति, एक गुड प्रेजेंस देखने को मिली है, या यूं कह लो डोमिनेंस देखने को मिला है। अच्छी स्थिति और प्रभाव पिछले दिनों में 370 के मुद्दे पे चाइना 2-3 बार गया यूएनओ में, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जिसने एक आधे ने सुना भी, जैसे मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत ने उससे पाम का ऑयल लेना बंद कर दिया, खरीदना। मलेशिया एकदम नीचे आ गया घुटनों पे। ऐसी कई सारी बातें हुई हैं पिछले दिनों में कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत की अच्छी प्रेजेंस, एक अच्छी छवि, एक गुड इमेज और एक बहुत प्रभाव देखने को मिला है। अभी आगे कितने दिनों तक चलता है ये भी देखते हैं। अभी हाल ही में भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य चुना गया है, इलेक्ट हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भारत की प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, संगठनों में और ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके बाद भारत ने एक अभियान चलाया भी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का बेसिकली मतलब ये नहीं कि इंडिया में बनाना, इसका मकसद है कि भारत हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, वैज्ञानिक हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट हो। भारत को अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी नीड्स के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड या निर्भर ना रहना पड़े। ये है इसकी कोशिश, इस अभियान की, एक इस मिशन की। तो भारत ने ये मेक इन इंडिया का मिशन या अभियान चलाया ताकि भारत हर क्षेत्र में खुद को सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बना सके। यहाँ तक कि डिफेंस में भी भारत की कोशिश है कि सारे हथियार खुद बनाए ताकि किसी पर निर्भर या डिपेंड ना रहना पड़े। अब आगे ये कितना कामयाब, सक्सेसफुल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते जल्दी से आगे। तो 12th क्लास, ये वाला पॉइंट शायद आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपका इंडिया का क्वेश्चन आए तो इसे जरूर ऐसे लिख देना, काफ़ी अच्छे आपको बाउंस मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। रिमार्केबल प्रोग्रेस, बहुत रिमार्केबल, यूं कह सकते हैं कि आप पूरा विश्व अंतरिक्ष अनुसंधान में, स्पेस रिसर्च में इंडिया का लोहा मान रहा है कि आई नो बहुत आगे आए हैं। कुछ एग्जाम्पल देता हूं। मिशन मंगलयान, ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट, सस्ता स्पेस रिसर्च या अंतरिक्ष अनुसंधान या मिशन माना जाता है। सबसे सस्ता, हॉलीवुड की फिल्म बनती है उतने पैसों में इन्होंने मिशन मंगलयान कर दिया। चंद्रयान 1 और 2, हालांकि आपने सुना नहीं होगा, चंद्रयान 2 जो था वो शायद फेल हो गया था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ चांद से कुछ दूरी पर ही क्रैश हो पाया था, अदरवाइज नहीं। तो चंद्रयान 1 और 2 हमारे इसरो ने, जो अंतरिक्ष की हमारी अच्छी खासी संस्था है, इसने पूरे किए हैं। मिशन शक्ति, इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। इसे बोला जाता है ए-सैट मिसाइल। ए-सैट को समझ लो एंटी सैटेलाइट मिसाइल। भारत ने एक ऐसी मिसाइल के जरिए अंतरिक्ष में उड़ रही उपग्रह को, सैटेलाइट को उड़ा दिया है या समाप्त कर दिया। किससे? अपनी एक मिसाइल से। अब देखो क्या होता है, अब ये पृथ्वी है, ये भी घूम रही है, इधर से सैटेलाइट भी घूम रहा है। पृथ्वी 2 जगह घूम रही है, एक अपने अक्ष पे, एक अपनी धुरी पर। तो कितना मुश्किल है एक मिसाइल को, सैटेलाइट में, हवा में उड़ रही मिसाइल को, जो वो भी चल रही है, पृथ्वी चल रही है, तो कैसे उस डायरेक्शन को, उस दिशा को पकड़ के उस सैटेलाइट को उड़ाया होगा। ये तकनीक विश्व में सिर्फ 3 देशों के पास थी इंडिया से पहले, अमेरिका, रूस, चीन। चीन ने बहुत हाय तौबा मचाई थी इस मिशन शक्ति के ऊपर। मिशन शक्ति क्यों किया, भारत तो अंतरिक्ष में माहौल खतरनाक कर रहा है, जबकि खुद के पास तकनीक है, हमें रोक रहा था। लेकिन भारत ने फिर भी ये मिशन शक्ति किया। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में उड़ रही अपनी एक मिसाइल को, अपनी ही एक उपग्रह को मिसाइल से उड़ा दिया और भारत के चौथा देश बना ये शक्ति रखने वाला। हालांकि ये शक्ति भी फ्रांस के पास भी नहीं है, दुनिया भर की तकनीक हो सकती है, फ्रांस के पास भी नहीं है, लेकिन अब इंडिया के पास है। और इंडिया इसका प्रयोग युद्ध में दुश्मन की सैटेलाइट खत्म करके उसके सारी संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन को समाप्त करने के लिए कर सकता है। अब आता है, भारत ने एक साथ 104 उपग्रह छोड़े थे एक ही बार में। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो भारत के नाम है।
इससे पहले का 34-35 का रिकॉर्ड था जो रशिया के नाम था। उसके बाद भारत ने एक साथ 104 छोड़कर पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया था। यहाँ भारत एक अंतरिक्ष अनुसंधान में काफ़ी आगे बढ़ गया है। अब चलते हैं इसके लास्ट कि भारत की सैनिक शक्ति क्या कहती है इस पॉइंट पर। तो 12th क्लास, इंडिया में सबसे बड़ी बात अब आती है मिलिट्री पावर, जो उसकी सैन्य शक्ति है। भारत की सैन्य शक्ति भले ही सबको लगता हो कि नहीं भारत अब बहुत बड़ा शक्तिशाली, ऐसा नहीं है। भारत के पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। अब हम चाइना से कंपेयर करने लगते हैं खुद को तो थोड़ा सा ऐसा फील हो जाता है, क्योंकि चाइना ने एक बार 1962 में इंडिया को हरा दिया था। ये एक ही युद्ध जो भारत हारा था, लेकिन फिर भी इस युद्ध में हम अपनी गलती की वजह से आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमने चाइना पे ज़बरदस्ती भरोसा कर लिया और वो धोखा देकर हमारे ऊपर अटैक कर गया। और उनके धोखे देने के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। इसके अलावा इंडिया आज तक कोई जंग नहीं आ रहा है। 4 युद्ध पाकिस्तान से लड़े और 4 ही जीता है। लेकिन अब बात आती है इंडिया की मिलिट्री पावर पर। भारत तीनों क्षेत्रों में जल, थल, वायु, एयर, वाटर और ग्राउंड, तीनों में विशाल सेना रखता है। कितनी विशाल? भारत की सेना विश्व की तीसरे सबसे बड़ी सेना है। इससे बढ़िया सिर्फ ज़्यादा चीन और अमेरिका के पास है। अब दूसरी बात, आपको लगता होगा चीन की सेना ज़्यादा है। देखो, ज़्यादा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर चाइना हमसे मैन टू मैन वॉर करता है कि आर्मी के वॉर करे, सिर्फ अपनी मिसाइलों का दम जो उन्होंने रशिया से चोरी करके बनाई है उसको हटा दे, तो सवाल ही नहीं है कि इंडिया की आर्मी उसे छोड़ दे। लेकिन वो धोखा दे के वार करते हैं और उनके पास वो जो तकनीक आधी से ज़्यादा चाइना ने को रशिया से मिली है, खासकर की 2 पनडुब्बी की और मिसाइल की, और वो इनकी इंडिया से ज़्यादा है। बाकी स्पेस में भी कोई इनका इतना ज़्यादा हाई तौबा नहीं है। बस हाँ, ये 2 तकनीक में वो आगे है। अपने बड़े आकार के कारण और अपने ज़्यादा शक्ति पैसे के कारण थोड़ा वो दिखा देता है। भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हालांकि भारत के अलावा भी बहुत सारे राष्ट्र हैं जो परमाणु शक्ति है, लेकिन भारत की सुरक्षा को खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर भारत पे कोई परमाणु शक्ति या हथियार का प्रयोग करता है तो भारत के पास भी ये शक्ति है, संपन्न है। लेकिन भारत को एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र बोला जाता है, एक शांतिपूर्ण। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, कुत्ते के 2 दांत आगे तो काटने भागता है। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है तो मिनट मिनट में बोलता है परमाणु हथियार डाल दूंगा, परमाणु हथियार डाल दूंगा, जैसे सूतली बम डाल रहा हो। पर ऐसा नहीं है। भारत के पास परमाणु हथियार है, पर भारत ने उन्हें केवल अपनी सुरक्षा के लिए और पूरे विश्व को ये कहा है कि भाई हम शांति में यकीन रखते हैं, वी बिलीव इन पीस। लेकिन कोई हमारे ऊपर आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और भारत एक आने वाले वक्त की एक उभरती हुई सैन्य शक्ति है, राइजिंग मिलिट्री पावर है। अभी धीरे धीरे भारत के हथियार और उसकी तकनीक बढ़ रही है, तो आने वाले समय में काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा। तो 12th क्लास ये है इंडिया। और 12th क्लास ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी और मैं नहीं चाह रहा था कि ये 40-45 मिनट तक जाए, इसलिए मैंने इजराइल वाला टॉपिक अगली वीडियो में ऐड कर दिया है। तो उसके लिए अभी मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर बोरियत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अगली वीडियो तक बने रहिए। इजराइल वाला टॉपिक मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इजराइल के टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।